कैसे हैं आप लोग। अपने आज के लेक्चर में हम एक नए पैरासाइट प्लाज्मोडियम के बारे में जानेंगे। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट है जो ह्यूमन में मलेरिया डिजीज काज करता है। इज अ मलेरिया पैरासाइट। अब ये मलेरिया डिजीज काज करता है, तो मलेरिया वर्ड जो है ये टू इटालियन वर्ड से मिलकर बना है, मल एंड एरिया। मल का मीन्स होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर। तो मलेरिया का मतलब होता है बैड नाइट एयर। मलेरिया एक जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये अब मलेरिया किसके द्वारा होता है, मलेरिया मॉस्किटो के द्वारा होता है। किस मॉस्किटो के द्वारा, फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया होता है। जब फीमेल एनाफिलीज एक व्यक्ति को काटती है जो मलेरिया डिजीज से इन्फेक्टेड है, फिर वो दूसरे व्यक्ति को काटती है जो मलेरिया डिजीज से नहीं इन्फेक्टेड है, तो उसके थ्रू उसमें मलेरिया डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। इसीलिए जो है हम इसको मलेरिया को एक कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने सबसे पहले प्लाज्मोडियम का पता लगाया, सबसे पहले किसने प्लाज्मोडियम को खोजा। तो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स लेब्रॉन, जो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे। उन्होंने सबसे पहले मनुष्य की आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में प्लाज्मोडियम को देखा, यानी प्लाज्मोडियम की डिस्कवरर जो थे वो थे साइंटिस्ट चार्ल्स लेब्रॉन। इन्होंने 1880 में सबसे पहले प्लाज्मोडियम को ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स में खोजा था। अब प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन अब ये नहीं पता था कि प्लाज्मोडियम की ये मलेरिया डिजीज होती कैसे है, मनुष्य में मलेरिया आखिर कैसे होता है। तो मलेरिया कैसे होता है इसके बारे में सबसे पहले जो है साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस ने बताया था। 1897 में उन्होंने सबसे पहले जो फीमेल एनोफिलीज के स्टमक में देखा था प्लाज्मोडियम के oocysts को। इससे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये जो मलेरिया डिजीज होती है ये फीमेल एनोफिलीज के द्वारा होती है, यानी उन्होंने सबसे पहले फीमेल एनोफिलीज और मलेरिया को जो है के बीच रिलेशन को खोजा। साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस ने 1897 में मलेरिया और मॉस्किटो के बीच रिलेशन खोजा था। रिलेशन बिटवीन डिस्कवर्ड रिलेशन between मलेरिया एंड मॉस्किटो। अब ये भी पता चल गया कि मलेरिया का मॉस्किटो से क्या रिलेशन होता है। अब इसकी लाइफ साइकिल फीमेल एनाफिलीज में कैसे चलती है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी साइंटिस्ट ग्रॉसी ने
1898 में। डिस्कवर्ड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलीज। अब लाइफ साइकिल की भी डिस्कवरी हो गई। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर को जानते हैं कि प्लाज्मोडियम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लाज्मोडियम एक इंडोपैरासाइट है। इंडोपैरासाइट इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। इंडो पैरासाइट, यह एक ब्लड पैरासाइट भी है क्योंकि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए रेड ब्लड सेल्स आरबीसी पे डिपेंड होता है, इसलिए हम इसको एक ब्लड पैरासाइट भी कह सकते हैं। इसे हम इंट्रासेल्युलर पैरासाइट भी कह सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन की आरबीसी के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इसे इंट्रासेल्युलर पैरासाइट भी कह सकते हैं। सेल्युलर, इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब जब किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है तो उसे डाइजेनेटिक कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम जो है इसको अपनी सेक्सुअल साइकिल इसकी जो है फीमेल एनाफिलीज में कंप्लीट होती है और ए सेक्सुअल साइकिल ह्यूमन में होती है, मैन में चलती है। तो अब इसकी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल फीमेल एनाफिलीज और मैन में कंप्लीट होती है। सेक्सुअल कंप्लीट होती है फीमेल एनाफिलीज में और ए सेक्सुअल कंप्लीट होती है मैन में। तो फीमेल एनाफिलीज जिसमें इसकी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट। फीमेल एनाफिलीज हो गई इसकी प्राइमरी, जिसमें कंप्लीट हो रही है इसकी सेक्सुअल साइकिल। अब इसकी ए सेक्सुअल साइकिल मैन में कंप्लीट होती है तो मैन इसका इंटरमीडिएट होस्ट हो जाएगा। मैन है इंटरमीडिएट होस्ट। मैन में कंप्लीट होती है इसकी ए सेक्सुअल। अब हम जान गए कि ये डायजेनेटिक क्यों है। इसके पिछले चैप्टर में जब हमने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल को देखा था तो हमने कहा था ये मोनोजेनेटिक है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है पूरा उसका जीवन जो है ह्यूमन में कंप्लीट हो जा रहा था, उसको किसी और होस्ट की जरूरत नहीं थी, तो वो मोनोजेनेटिक थी। लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो है इसकी एक होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, दो होस्ट चाहिए ही चाहिए होते हैं, इसलिए इसको हम डायजेनेटिक कहते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर जो है ये मैन में मलेरिया डिजीज कॉज कर रहा है और मॉस्किटो को कोई हार्म नहीं क्यों कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि जब फीमेल एनाफिलीज ब्लड मील लेती है ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से जिसको मलेरिया हो, जो प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड हो, प्लाज्मोडियम से ब्लड मील लेती है तो ब्लड मिल के थ्रू उसमें इसका इन्फेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है
क्योंकि ह्यूमन की बॉडी से जो आरबीसी उसके स्टमक में पहुंचती है, उसका डाइजेशन फीमेल एनाफिलीज के स्टमक में हो जाता है। इसके गैमेट्स का मेल और फीमेल गैमेट्स जो उसका डाइजेशन नहीं होता है। अब इसको अपने डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए प्लाज्मोडियम को ब्लड की जरूरत होती है, जो उसको फीमेल एनाफिलीज में तो मिलती नहीं है। इसलिए ये आगे उसमें इसकी साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसलिए ये प्लाज्मोडियम मैन में डिजीज कॉज करता है, और जो है फीमेल एनाफिलीज में कोई इससे नुकसान नहीं होता है। अब ये प्लाज्मोडियम जो है, इसकी टोटल 60 स्पीसीज होती है। स्पीसीज में सिर्फ 4 स्पीसीज ऐसी है जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करती है। वो 4 स्पीसीज कौन सी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, इसकी तीसरी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम ओवेल, और इसकी चौथी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये 4 ऐसी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की जो मनुष्य में, जो मैन में जो है ये मलेरिया डिजीज कॉज करती है। इन चारों स्पीसीज का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जब इसके प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट फूड मील के दौरान ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट होते हैं, और फिर उसकी बॉडी में पहुंच के ये अपने सिम्टम, जब पहुंचने के बाद जब ह्यूमन में इसके मलेरिया के सिम्टम शो होने लगते हैं, उसकी बॉडी एफेक्ट होने लगती है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसके इन्फेक्शन का और सिम्टम जो शो होते हैं उसके बीच का जो है टाइम पीरियड होता है, वो हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज का, और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का इंक्यूबेशन पीरियड 12 डेज का। प्लाज्मोडियम ओवेल का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का होता है। और प्लाज्मोडियम मलेरी का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 30 डेज का। ये तो हो गया प्लाज्मोडियम की इन चारों स्पीसीज के इंक्यूबेशन पीरियड। अब जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ह्यूमन में डिजीज कॉज होती है, इस अलग अलग स्पीसीज से अलग अलग डिजीज जो है ह्यूमन में कॉज होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये बेनाइन टर्शियरी मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में। बेनियन टर्शियरी मलेरिया, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम जो है ये मैलिग्नेंट टर्शियरी मलेरिया कॉज करता है और सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है। मैलिग्नेंट टर्शियरी मलेरिया और सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये क्वार्टरिए मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में। क्वार्टियन मलेरिया
और प्लाज्मोडियम मलेरी जो है, ये मलेरी मलेरियन मलेरिया काज करता है। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हो गई जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है हमारी बॉडी में। अब ये हम इसकी डिजीज के बारे में जान गए। अब हम इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे कि प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर सिकल सेट होता है, हंसिया का। इसके यहाँ इंटीरियर पोर्शन पे एपिकल कैप पाई जाती है। एपिकल कैप पाई जाती है और टॉप पे यहाँ माइक्रोपाइल पाई जाती है। प्लाज्मोडियम की बॉडी में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इलॉन्गेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, यहाँ टॉप पे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और यहाँ पे एक पेयर्ड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। पेयर्ड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। पेयर्ड सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स, पेयर्ड सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस है, अब इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये सिकल सेट स्ट्रक्चर है। इसके टॉप पे एपिकल कैप पाई जाती है, माइक्रोपाइल पाई जाती है। इस पे एक पेयर जो है इसके कैप के पास, ये एक पेयर जो है सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जब ये पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट जब ये ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है तो लीवर सेल को पेनिट्रेट करने के लिए ये सिक्रीशन करता है, जिससे ये आसानी से लीवर सेल को पेनिट्रेट कर सके। तो इसमें वो जो है वो सिक्रेटरी सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक पैरासाइट है। जैसा कि हम इसका देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये सिंगल सेल से बना है। और यूकैरियोटिक क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जा रही है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी पाए जा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जा रहे हैं।
प्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और ये ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है, इसलिए जो है ये पैरासाइट है। तो ये हम प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर समझ लिए। अब जो है अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। जैसे कि जो हमने डिस्कशन किया है, जो इसका इंट्रोडक्शन किया है, जो इसको समझा है कि प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम की टाइप्स क्या है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो है मैलिग्नेंट टर्शियरी मलेरिया कैसे कॉज होती है, तो ये सीपीएम ये एम्स 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैलिग्नेंट टर्शियरी मलेरिया किससे कॉज होती है। उसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन था कि ये प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम से कॉज होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे सीपीएमटी के या मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मलेरिया का जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, प्लाज्मोडियम, इस तरह के क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस मलेरिया स्पीसीज से कौन सी डिजीज कॉज होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तरह तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनते हैं। जैसे हमने प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में जाना था कि क्वार्टेन मलेरिया कॉज करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, नीट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मोडियम की क्लासिफिकेशन को और इसकी लाइफ साइकिल को समझेंगे। थैंक यू।